जैसे डॉग्स का नाम आता है हम रेबिस को याद करते हैं। रेबिस एक फेटल डिजीज़ है, 100% फेटल है और 100% प्रिवेंटेबल है। रेबीज एग्जैक्टली कितना बड़ा खतरा है? रेबिस का रिस्क बहुत हाई होता है और ख़ासकर अगर किसी हमारा जो डॉग है वो वैक्सीनेटेड नहीं है या पेशेंट उसको पहले वैक्सीनेशन नहीं मिली हुई है तो रिस्क इज़ वेरी हाई। पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होना यानी कि पानी से डर लगना, एरोफोबिया होना, हवा से डर लगना, इसके अलावा पेशेंट एग्रेशन हो जाना, इरिटेबिलिटी हो जाना, वैकी वैकी बातें करना, बॉडी में स्पाज्म आना, मसल स्पाज्म आना। बिल्लियों से इंसानों को कौन सी बीमारी हो सकती है? बिल्ली का पंजा लग जाने पे एक फीवर आना, गांठें आना गर्दन में या आपके एक्जिला के अंदर, ये एक कैट्स का डिजीज़ के लक्षण होते हैं। अगर आप इम्यूनिटी लो है तो वो इमीडिएटली ब्रेन को अटैक करेगा और ऐसे केसेस में एक लाइफ का रिस्क भी रहता है। कबूतरों से इंसानों को कौन सी बीमारियां हो सकती है? हमारे लंग्स में जाके एलर्जिक डिसऑर्डर से लेकर फंगल इन्फेक्शन तक कर सकते हैं। क्या आपके घर में कुत्ता, बिल्ली या कबूतर है? सावधान, ये आपको प्यार के साथ बीमारियां भी दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिम्पल। स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के खास शो सेहत की आवाज़ में। आज हम एक बेहद स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे, जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारियों के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कुत्तों के काटने या खरोचने से इंसानों में रेबीज के 99% मामले होते हैं और एक बार अगर ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर दे तो रेबीज 100% मामलों में घातक होता है। इस सब पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल्स इंद्रप्रस्थ में इन्फेक्शियस डिजीजेज स्पेशलिस्ट डॉक्टर जतिन आहूजा। डॉक्टर जतिन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, शुरुआत मुझे लगता है हम डॉग से ही करते हैं और सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, कुत्तों से इंसानों में बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? देखिए, डॉग्स जो होते हैं रिजर्वायर होते हैं मल्टीपल इन्फेक्शंस के। सबसे कॉमन जो डिजीज़ हम जो जैसे डॉग्स का नाम आता है हम रेबिस को याद करते हैं। रेबिस एक फेटल डिजीज़ है, 100% फेटल है और 100% प्रिवेंटेबल है। अगर आप उसको वैक्सीन टाइम पे लगा लेते हैं, उसका वुंड केयर कर लेते हैं तो वो प्रिवेंटेबल है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस हैं जैसे कि स्किन इन्फेक्शंस होना, एलर्जिक डिसऑर्डर होना, पैरासिटिक इन्फेक्शन होना, ये कई कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे ही डॉग्स का नाम आता है एज ए इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। अभी जैसे आपने बोला कि जब डॉग्स की बात आती है तो सबसे ज़्यादा चर्चा रेबीज़ की होती है, तो रेबीज़ एग्जैक्टली कितना बड़ा खतरा है? देखिए, अगर जो भी पेशेंट है या पर्सन है, अगर उसको स्क्रैच लगता है, जिसके अंदर हम कैटेगरी 2 में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 जब स्क्रैच के बाद ऊजिंग ना हो, कैटेगरी 2 जब ऊजिंग हो जाए, या कैटेगरी 3 एक ऐसी बाइट हो या म्यूकोजा के साथ उसका सलाइवा टच हो, तो कैटेगरी 2 और 3 में एक रेबिस का रिस्क बहुत हाई होता है। और ख़ासकर अगर किसी हमारा जो डॉग है वो वैक्सीनेटेड नहीं है या पेशेंट उसको पहले वैक्सीनेशन नहीं मिली हुई है तो रिस्क इज़ वेरी हाई। इन डैट कंडीशन हमारे को लगता है कि वैक्सीन इमीडिएटली मिलनी चाहिए और उससे पहले, वैक्सीन लेने से पहले भी जो आप घर पे कर सकते हैं, आप वुंड को क्लीन करिए अच्छे से पानी से और इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी वैक्सीन को लीजिए, क्योंकि ये डिजीज़ जैसा बताया मैंने 100% फेटल है अगर आपने टाइमली इलाज नहीं करवाया। तो ये पता कैसे चलता है कि रेबीज़ हुआ है? देखिए मैम, कहते हैं रेबीज़ जो होता है 2 प्रकार का हम कहते हैं, डिवाइड करते हैं। 80% मामलों में जो रेबीज़ होता है वो एक फ्यूरियस रेबीज़ होता है। फ्यूरियस रेबीज़ को हम कहते हैं कि जब पेशेंट को सिम्टम आना शुरू होते हैं, लगभग डिपेंड करता है कि जो रेबीज़ वायरस है किस जगह से बॉडी में एंटर किया है। जगह मतलब कि पैरों पे बाइट हुई है या सलाइवा टच हुआ है एक रॉ वुंड के अंदर, या फिर हमारे फेस पे बाइट हुई है या हमारे हैंड पे हुई है। जितना क्लोज होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उतना ही चांसेस ऑफ द रैपिडिटी हाई होती है और सिम्टम्स उतना जल्दी फास्ट आते हैं। अनुमान के मुताबिक के लगभग 1 महीने के अंदर या लगभग 2 महीने के अंदर अंदर पेशेंट को सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। अब हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में जैसे बताया फ्यूरियस रेबीज़, उसके अंदर पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होना यानी कि पानी से डर लगना, एरोफोबिया होना, हवा से डर लगना, इसके अलावा पेशेंट एग्रेशन हो जाना, इरिटेबिलिटी हो जाना, वैकी वैकी बातें करना, बॉडी में स्पाज्म आना, मसल स्पाज्म आना, ये कुछ लक्षण ऐसे होते हैं। और हाँ, डेफिनेटली हिस्ट्री होनी चाहिए कि भाई कुछ वाकई में कुछ पहले आज से 1 महीने या 2 महीने के अंदर किसी की कोई बाइट की हिस्ट्री है या आपकी सलाइवा के टच में आने की हिस्ट्री है डॉग या कैट के, तो ऐसे केसेस में और इस सिम्टम को हम कोरिलेट करते हैं। उसके अलावा हम कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि रेबीज़ के लक्षण लग रहे हैं और इमीडिएटली फिर उसको रेबीज़ के वार्ड में और
फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो क्या सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज होता है या अगर वो खरोच दे तो उसके जख्म से भी रेबीज हो सकता है? देखिए कहते हैं दोनों चीज़ों में हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं। जैसे बताया कि कैटेगरी 2 जो होती है उसमें खरोचने पे अगर हल्की सी ऊजिंग हुई है, आपको नहीं मालूम कि कुत्ते के जो नाखून हैं उसके अंदर कहता है सलाइवा है या नहीं है और उस सलाइवा में रेबीज वायरस है या नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, टू हर बार हम चेक करें। तो अगर ऊजिंग हुई है और स्क्रैच हुआ है, इसको हम कैटेगरी 2 करके हम वैक्सीनेशन देते हैं एज़ पर दी प्रोटोकॉल। अगर कैटेगरी 3 बाइट हुई है, ठीक है, अगर पूरा स्किन इंटैक्ट हट गई है, अगर उसमें ट्रांसडर्मल बाइट कहते हैं हम उसको, ऐसे केस में हम वैक्सीन के अलावा हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं ताकि इमीडिएटली वायरस जो है वहीं पे न्यूट्रलाइज हो सके। तो डॉक्टर जतिन, क्या कुत्ते के काटने के 5-10 साल बाद भी रेबीज हो सकता है? देखो ऐसा केसेस जो होते हैं बहुत ही रेयर टू रेयर होते हैं। ज़्यादातर कहता है रेबीज़ के मामले जो होते हैं काटने के विद इन मंथ्स के अंदर सिम्टम भी आ जाते हैं और उसके अंदर फिर जो मोर्टेलिटी के वो हैं वो भी बहुत हाई होते हैं। तो क्या रेबीज का इलाज संभव है? देखिए कुछ मामले ऐसे हैं, केसेस हैं वर्ल्ड वाइड जिसमें कहता है रेबीज़ के अंदर आई वुड से इक्के दुक्के केसेस में बचाव हुआ है, पर वो कारगर मामले नहीं हैं। और नाइदर हम बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर हम बात करें CDC की, या हम बात करें अपने इंडियन प्रोटोकॉल की भी, किसी के अंदर भी जो एक गाइडलाइन है इन द ट्रीटमेंट, तो वो कोई भी कारगर नहीं है। तो इसकी प्रिवेंशन ही इसकी ट्रीटमेंट है। तो 100% प्रिवेंशन बाय वैक्सीन इज 100% ट्रीटमेंट। हम होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। तो कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसे ही अगर आपको लगे कि कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 बाइट लग रही है, यानी 2 मतलब कि अगर स्क्रैच हो गया है, 3 यानी कि आपका बाइट हो गई है, इमीडिएटली रनिंग वाटर में 15 मिनट के लिए साबुन को और अच्छे से पानी के उसमें चलते पानी में उसको वुंड को धोएं। घबराएं नहीं, उस पर कोई मिर्च वगैरह, पाउडर वगैरह या इस तरीके की क्रीम वगैरह लगाने की कोशिश ना करें। पहले साबुन से धोएं। जो रेबीज़ वायरस होता है ये बहुत ही आई वुड से सेंसिटिव वायरस होता है आपके सोप से। तो जैसे ही आप सोप को कांटेक्ट में लेकर आएंगे उसके अंदर, तो सारा उसका सारा वायरस वहीं न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद आप कहते हैं जब आपने प्राइमरी केयर घर पे कर ली, उसके बाद आप नियर बाय क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाइए। वहाँ पर आप कहता है अपनी हिस्ट्री बताइए कि किस तरीके की बाइट हुई है, आपका कहता है पहले प्रायर वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है, डॉग क्या था, क्या डॉग की आई वुड से वैक्सीनेशन थी या नहीं थी, ठीक है, वाज इट कहते हैं प्रोवोक्ड बाइट और अनप्रोवोक्ड बाइट, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन के आंसर होने के बाद आपके जो प्राइमरी फिजिशियन है आपको वैक्सीनेशन करेंगे। साथ में अगर ज़रूरत पड़ेगी इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी उस वुंड के आसपास दिया जाएगा ताकि वायरस और न्यूट्रलाइज हो जाए। जो डेप्थ वाला वायरस भी है वो वहीं पे वुंड के आसपास न्यूट्रलाइज हो जाए। ज़्यादातर कहते हैं केसेस में हम उस वुंड को खुला छोड़ते हैं, चाहे वुंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम सुचरिंग करते हैं तो उस वायरस को उस डीप वुंड के अंदर मल्टीप्लाई करने का मौका मिल जाता है। तो सर, क्या पेट डॉग से मालिक को भी रेबीज हो सकता है? मैम डिपेंड करता है कि अगर जो केयर टेकर हैं पेट डॉग के, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई है तो डेफिनेटली एक रिस्क रहता है। नंबर 1, टाइमली वैक्सीनेशन इनकी होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर वैक्सीनेशन हो रखी है और मालिक ने क्या कहते हैं सारी अपने आप को भी कहते हैं, इसे कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन, अगर उन्होंने वो भी ले रखी है तो रेबीज होने के चांसेस नहीं होते हैं। पर बाकी इन्फेक्शन का क्या, जो कि कहता है आपका फंगल या आपका एलर्जिक डिसऑर्डर या पैरासिटिक डिसऑर्डर, वो रिस्क वैक्सीन से नहीं बचते हैं, वो तो फिर भी चांस रहेगा ही रहेगा। जतिन सर, कैट लवर्स के लिए ज़रा बता दें कि बिल्लियों से इंसानों को कौन सी बीमारी हो सकती है? यस, तो वन ऑफ द कॉमन डिजीज़ जो माइंड में कैट के बाद आती है रेबिस के अलावा, दैट इज़ ए कैट स्क्रैच डिजीज़। कैट स्क्रैच डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पास केसेस, सस्पेक्टेड केस आते हैं कि हमारे पास घर पे कैट है और इस बच्चे को फीवर आ रहा है, ठीक है, तो फीवर आ रहा है, फीवर का इसका रीज़न नहीं पता लग रहा, और हमारे यहाँ पर जो क्या होता है कि इंडियन सिनेरियो में एंटीबायोटिक देते हैं और वो फीवर उतर जाता है। बट वो अगर हम उसको प्रॉपरली डायग्नोस करें, प्राइमरली सस्पेक्ट करें, तो वो कई केसेस में कैट स्क्रैच डिजीज़ होती है, यानी कि बिल्ली का पंजा लग जाने पे एक फीवर आना, गांठें आना गर्दन में या आपके एक्जिला के अंदर, ये एक कैट स्क्रैच डिजीज़ के लक्षण होते हैं। मैक्सिमम केसेस में तो माइल्ड होते हैं, बट कई केसेस में सीवियर डिजीज़ भी कैट स्क्रैच डिजीज़ हो सकती है। ये ज़्यादा घातक तब होती है जब कैट स्क्रैच डिजीज़ प्रेगनेंसी के अंदर देखी जाए, तो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कैट स्क्रैच डिजीज़ के अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक ऐसा पैरासिटिक इन्फेक्शन जो ब्रेन को अटैक करता है,
खासकर प्रेगनेंसी में ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पॉपुलेशन, जैसे कि आपके घर पे कोई कैंसर पेशेंट है, कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट है, या फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लाइक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का पेशेंट है। ऐसे में ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है कि एक ऐसा पैरासाइट होता है जो बॉडी में अगर इम्यूनिटी ठीक है तो कुछ नहीं करेगा, बट जहाँ आपकी इम्यूनिटी कम हुई इमीडिएटली आपके ब्रेन को अटैक करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बिल्लियों से भी रेबीज हो सकता है? जी बिल्कुल, कहते हैं जितने भी वार्म ब्लडेड मैमल्स होते हैं, जैसे हम मैमल्स से कैटेगरी डिवाइड करते हैं एनिमल्स की, तो ये सारे के सारे रिजर्वायर होते हैं रेबीज वायरस के। इनके अंदर रेबीज वायरस सलाइवा के अंदर होता ही है, तो चाहे उनको नुकसान नहीं देता, बट सिंस रेबीज वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब कि एनिमल्स आर रिजर्वायर, उनसे जब भी कहता है ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आएंगे उनके अंदर एक जाने का रिस्क रहता ही है। तो अगर कोई बिल्ली पंजा मार दे तो सबसे पहले क्या करें? जैसा मैंने पहले डॉग बाइट में बताया कि इमीडिएटली उस वुंड को क्लीन करें सोप एंड वाटर से, रनिंग वाटर से, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। प्राइमरी केयर के बाद घर के अंदर आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको कहता है टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाएंगे अगर आपको टेटनस हाल ही में नहीं लगा है। उसके अलावा आपको कहता है रेबीज वैक्सीन भी लगेगी। इम्यूनोग्लोबुलिन जैसा बताया कि प्रायर हिस्ट्री के बेस पे इम्यूनोग्लोबुलिन लगते हैं, या कितना डेप्थ है वुंड का उसके बाद लगता है। साथ में इसके अलावा हम एक टैबलेट देते हैं अमोक्सिसिलिन क्लेवरेनिक एसिड कॉम्बिनेशन की, जो कि हमारे को कैट्स का डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए देनी पड़ती है, नहीं तो कैट्स का डिजीज़ बहुत ही हाई चांस होते हैं ऐसे केसेस में होने के। तो क्या बिल्लियों से होने वाली बीमारियां जानलेवा होती है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक वन ऑफ द फेटल डिजीज़ है। अगर टॉक्सोप्लाज्मोसिस का पैरासाइट बॉडी में आया है तो अगर आप इम्यूनिटी लो है तो वो इमीडिएटली ब्रेन को अटैक करेगा, और ऐसे केसेस में एक लाइफ का रिस्क भी रहता है। और क्या बिल्लियों के बालों से कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी हो सकती है? जो हर एक की जो बॉडी की फर होती है वो इंसान के के लिए आपको एक एलर्जिक डिसऑर्डर का काम कर सकती है, चाहे बिल्ली का फर हो या कोई डॉग का फर हो, ये एक एलर्जिक कंडीशन भी करते हैं। साथ साथ एक डर्मेटोफाइट नाम का एक फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बॉडी आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरीके से उसको रिएक्ट कर रही है। डॉक्टर जतिन, मुझे लगता है कि हमें कबूतरों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के घर में कबूतर बहुत आते हैं, कुछ तो घरों में ही घोंसला भी बना लेते हैं। तो कबूतरों से इंसानों को कौन सी बीमारियां हो सकती है? देखिए, कहते हैं जो बर्ड्स की बात करें उसमें से जो पिजन होते हैं वो एज ए इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हम जब भी हिस्ट्री लेते हैं तो पिजन हिस्ट्री हमेशा लेते हैं। पिजन्स की हिस्ट्री में मेन देखा जाता है कि आपका फंगल इन्फेक्शन लाइक क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, ये दोनों एक तरीके के ऐसे फंगल इन्फेक्शन हैं जो कि बॉडी में भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गन को डैमेज करने का क्षमता रखते हैं। जैसे ही आप पिजन की ड्रॉपिंग्स गिरती हैं घर पे और आप सफाई करते हैं या एयर की वजह से, चलने की वजह से ये हवा में फ्यूम्स उड़ते हैं, और जब आप इनहेल करते हैं उनको, चाहे उस टाइम पिजन ना भी हो, तो वो लेटर ऑन कहता है हमारे लंग्स में जाके एलर्जिक डिसऑर्डर से लेकर फंगल इन्फेक्शन तक कर सकते हैं। मतलब कबूतर से होने वाली बीमारियां आपके लंग्स पर बुरा असर डाल सकती हैं। लंग्स के साथ साथ ब्रेन को भी अटैक कर सकती हैं। जतिन सर, भारत में ना एक ट्रेंड है कि सड़क के चौराहे पर कबूतरों को दाना डालना, क्या ये सेफ है? देखिए, कहते हैं अपनी एक आस्था रखना एक अलग चीज़ है, पर जितना आप कहते हैं पिजन्स की ड्रॉपिंग से एक्सपोजर करेंगे, अगर आप जैसे मैंने बताया कि आपकी इम्यूनिटी अगर लो है, एलर्जिक डिसऑर्डर के पेशेंट आप ऑलरेडी पहले से हैं, तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सूनर और लेटर आपको नुकसान देंगी। ठीक है, उसके बाद आप जब डॉक्टर के पास पहुंचेंगे आप ये हिस्ट्री लेके नहीं पहुंचेंगे कि मैं दाना डालता हूं और इसकी वजह से मुझे ये हुआ है। आप ये पूछेंगे कि मुझे बुखार हो रहा है, खांसी आ रही है, मेरे को हेडेक हो रहा है। ठीक है, आप उसको उससे कोरिलेट ही नहीं करेंगे। तो जहाँ तक हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और खासकर अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कैटेगरी के अंदर हैं तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कबूतरों से होने वाली बीमारी से बचे कैसे? देखिए, अगर आपके घर के बालकनी में अगर कबूतरों का एक्सपोजर हो रहा है तो आप नेट लगाइए। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ कहता है घर पे, क्योंकि डायबिटिक पॉपुलेशन तो हमारे घर इंडिया में कई घरों में देखी जाती है, कहीं ना कहीं हमारे उसमें रिस्क रहता ही रहता है। एलर्जिक डिसऑर्डर कबूतरों की, जैसे बताया कि ड्रॉपिंग से अननेसेसरली हमारे को कहता है खांसी आना, एलर्जिक डिसीज़ वगैरह रहती है। तो अगर आपको दाना डालना भी है तो कहीं ओपन ग्राउंड में जाके छोड़ के आ जाइए, इंस्टेड ऑफ दी कहता है अपने घर के बाहर रखने के या पोट वगैरह रखने के दानों का। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली आप इन्फेक्शन को इन्वाइट कर रहे हैं। पर जतिन सर, कई लोग ना अपने घरों की छत पर कटोरी में पानी रखते हैं या कबूतरों को दाना डालते हैं, तो क्या ये कहना सही है कि इसका सीधा मतलब बीमारी को न्योता देना है? जी बिल्कुल, जैसा बताया कि कहता है अगर साफ़ सफाई मेंटेन नहीं हो पा रही है और
अब ज़रूरी तो नहीं कि कहता है हर बार आपको पता है कि आपका इम्यूनिटी स्टेटस क्या है, आप वहाँ पर जा रहे हैं अपने पिजन से या क्रो से एक्सपोजर आपका डेली हो रहा है या उनकी ड्रॉपिंग से एक्सपोजर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सूनर और लेटर आपको कहीं ना आपको बॉडी को नुकसान देने की क्षमता रखेगा। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ओपन ग्राउंड में, बिकॉज एनिमल्स लव ओपन ग्राउंडेड प्लेस, तो जहाँ अगर आप ओपन ग्राउंड में जाके अगर आप अपना दाना छोड़ के आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ द रिपीटेड एक्सपोजर फ्रॉम द सेम प्लेस, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। तो कबूतर की तरह ही क्या कौवे से भी कोई बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल, कहता है कौवा भी कहता है बहुत सारे इन्फेक्शंस को कैरी करता है, उनमें से कई इन्फेक्शन पैरासिटिक होते हैं, बिकॉज कौवा क्या है कि डेड एनिमल्स को खाता रहता है। जैसे कि आपने देखा चूहा वगैरह कहीं पे चले जाते हैं जिसको हम कार्केसिस कहते हैं, तो वो इन्फेक्शन अपने गट में लेते हैं। वन ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन इज सैल्मोनेला। अगर जैसे आपका कहता है टंकी खुली रह गई है और कौवा वहाँ से पानी पी रहा है और वो इन्फेक्ट कर सकता है, उसके अंदर फिर आपके घर में सबको टाइफाइड का इन्फेक्शन रिस्क रह सकता है, सैल्मोनेला का रिस्क रह सकता है। तो कुछ ऐसे इन्फेक्शंस रहे हैं हमारी कहता है वुड से बुक्स में भी देखा जाता है कि कौवा भी बॉडी में इन्फेक्शन भिन्न भिन्न प्रकार के ला सकता है। डॉक्टर जतिन, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या कोई ऐसा टीकाकरण है जिसकी मदद से हम जानवरों से होने वाली बीमारियों से बच सके? देखो, कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन तो यही होती है कि जितना हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकें उतना ज़रूरी है, क्योंकि उनका अपना एक निश है, हमारा एक अपना निश है। पर अगर हम साथ रहना चाहते भी हैं तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथ टाइमली धोएं, ठीक है। और अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो अपने उनके संपर्क में आने से बचें, और हो सके तो प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लें। खासकर कहता है आपको डिजीज़ नहीं भी है, वाइट नहीं भी हुई है, अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं पहले, तो आपको अगर गलती से वाइट होती भी है तो एक आप उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी की वजह से आप सेफ रहेंगे। और अगर आपके पास पेट एनिमल्स हैं तो उनका भी टीकाकरण टाइमली करवाएं। शुक्रिया डॉक्टर जतिन, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि जानवरों से होने वाली बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे सेहत की आवाज़ के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान और इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट।